नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथी में नॉलेज का है, शिक्षा का है। कल एक मित्र से बात हो रही थी तो बातों बातों में जो टॉपिक है वो नॉलेज या शिक्षा का चल पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब, हमें याद है कि हमने एक जो है चैप्टर पढ़ा था शिक्षा का उद्देश्य 12th क्लास में हिंदी में। तो वहीं से इस बात का जो लिंक है वो लिया गया है। एक्चुअल में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है कि वो आपको आगे बढ़ाती है, आपकी लाइफ में चीज़ें लेके आती है जिससे आप मैच्योर होते हो, जिससे आप सीखते हो और लाइफ में कुछ अचीव करते हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो आपको सिखाती है और उस जो सीखते हो आप वो आप उसको अप्लाई भी करते हो प्रैक्टिकल वे में, ताकि आप उससे कुछ गेन कर सको इन ए पॉजिटिव वे। वही शिक्षा का उद्देश्य वही जो है होम्योपैथी में भी लागू होता है। सब जगह लागू होता है पर होम्योपैथी में भी बहुत ज़रूरी है। क्या है कि होम्योपैथी में शिक्षा का उद्देश्य जो है वो ये होना चाहिए कि जो भी आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पर ज़रूर पड़ना चाहिए। उसकी लाइफ पे कोई ना कोई चेंज आपके इस नॉलेज से आएगा, तभी उस नॉलेज का फ़ायदा है। अगर आपकी नॉलेज से किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा, वो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो फिर आपकी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या है, होम्योपैथी में थ्योरी की क्लासेस बहुत चलती हैं। जैसे कि लव में चलती हैं, वैसे ही होम्योपैथी में भी थ्योरी की क्लासेस बहुत चलती हैं। बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो थ्योरी की क्लास पे ज़्यादा जोर देते हैं, पर ये नहीं बताते कि उस क्लास से आप प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे। होम्योपैथी में चैलेंजेस तब आते हैं जब आप क्लिनिक पर बैठते हैं, आपके पास पेशेंट आते हैं और उन पेशेंट को कैसे ठीक करना है, उन पेशेंट में से क्या चीज़ है जो हमें पकड़नी है, क्या चीज़ है जो चूज़ करना है, रूब्रिक कैसे उठाना है, कैसे उनकी मेडिसिन निकालनी है, वो हमें उस थ्योरी क्लास में नहीं बताया जाता। और हमारा जो एक बहुत लंबा सेशन, बहुत लंबा टाइम जो है होम्योपैथी में थ्योरी पे जाता है। ठीक है ना, थ्योरी पे, सपोज पे, तो ये इन स्पेकुलेशंस पे, इन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इसके चक्कर में हम वो नहीं सीख पाते, वो नहीं कर पाते जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। और फिर क्या होता है कि हम गोल गोल घूमते रहते हैं कन्फ्यूज़न में कि जो कुछ हमें अचीव करना है वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत कम टीचर्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ को जो है वो बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकली क्लिनिक पर कैसे जो है करना है। तो ये जो बात मैंने आपको कही वो इसलिए कही क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान जो दे रहे हैं, वो ऐसा दो ताकि हर बच्चे के, हर आने वाले डॉक्टर के, हर डॉक्टर की लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए, पॉजिटिव अप्रोच लेके आए, ताकि वो जो है क्लिनिक पर उसको अप्लाई करके कॉन्फिडेंस ले सके, पेशेंट को ठीक करके कॉन्फिडेंस ले सके और होम्योपैथी और अपना दोनों का जो है नाम बढ़ा सके। तब तो आपकी नॉलेज का फ़ायदा है, वरना नहीं है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं जैसे कहता भी हूँ कि होम्योपैथी में केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। केस टेकिंग में भी हम बहुत सारी चीज़ों पे भटकते रहते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे व्यर्थ में पड़े रहते हैं जिसका केस टेकिंग से लेना देना नहीं है और हम उसी पे टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे जो लोग हैं वो कॉज के पीछे पड़े रहते हैं, कॉज को ढूंढते रहेंगे। मैं मानता हूँ कि कॉज पे अगर मिलती है तो प्रिस्क्रिप्शन उस पे ही होना चाहिए, ज़रूरी है, पर कब? जब वो कॉज सिग्निफिकेंट हो, जब उस कॉज का असर उस पर्सन पर पड़ रहा हो, तब तो ज़रूरी है। पर अगर उस कॉज का असर पेशेंट पर नहीं पड़ रहा है तो वो कॉज हमारे किसी काम के नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ कि कई बार, कई जगह, कई स्टूडेंट ऐसी गलती कर रहे हैं कि वो सिर्फ कॉज के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं, मुझे ये कॉज ही लेनी है,
चाहे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका कोई असर नहीं है, पर फिर भी वो उस कॉज के पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरी सिंपल सी बात को समझिए, कॉज का फ़ायदा तब है जब वो सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है, उसका असर पेशेंट पे है, तब तो ज़रूरी है, वरना नहीं। फिर हम इसके अलावा क्या करते हैं, पास्ट हिस्ट्री पे बहुत बिलीव करते हैं कि पेशेंट के पास्ट में जाओ, पास्ट में जाओ, पास्ट में जाओ, और उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पास्ट में भी आपके हर किसी की लाइफ में पास्ट में कोई ना कोई घटना जरूर हुई है, पर वो तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है जब तक उसका आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा आज। अगर वो आपको आज भी अफेक्ट कर रही है तो वो इम्पॉर्टेंट है, वरना वो हमारे किसी काम की नहीं है। हम ज़्यादातर यही करते हैं गलती कि हम प्रॉपर जो है कॉज को या प्रॉपर जो है फाइंडिंग्स को हम सही से समझते नहीं हैं। हमारे पास पेशेंट क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट लेके आता है, और प्रैक्टिकली क्या चाहिए हमें, जो प्रेजेंट कंप्लेंट लेके आया है उसके ऊपर हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट क्लिनिक पर तभी रुकेगा जब उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट को आराम आएगा। पर हम ये करते नहीं, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं जाता। जब तक पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट को नहीं समझेंगे आप, उसकी तकलीफ की वो आपके पास क्यों आया है, तब तक आप इस बात को नहीं कर पाएंगे। तो हर पेशेंट का आपके पास आने का एक कंसर्न होता है, उसे मैं वाई कहता हूँ। तो वो कंसर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई, उनके फेस पर दाग हो रहा था, दाद हो रहा था, और दाद को लेके वो परेशान थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ये दाद हो रहा है तो क्यों परेशान हो? अरे डॉक्टर साहब, मैं इसकी वजह से कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। क्यों? अरे डॉक्टर साहब देखिए ना कितना बुरा लग रहा है। मैंने क्या बुरा लग रहा है? बोले अच्छा नहीं लग रहा। मैंने मतलब क्या है अच्छा नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? अरे डॉक्टर साहब शर्म लगती है इससे, इसलिए तो मैं कहीं बाहर निकलती नहीं हूँ। अब सिंपल सी बात है कि उसने आपको बैठे बैठे 2 रूब्रिक दे दिए, जिसमें लोग कहते हैं कि पेशेंट अब मैं कोई रूब्रिक नहीं देता। पहला कि मैं बाहर नहीं निकलती, हाइट डिज़ायर, और दूसरा कि मुझे इससे शर्म आ रही है, एम्बैरेसमेंट। तो नॉर्मली अगर आप इसको रिपेट्राइज करेंगे तो आपको मेडिसिन मिल जाएगी। तो हम जो है कंसर्न नहीं ढूंढते। अगर आप कंसर्न ढूंढोगे कि पेशेंट आपके पास क्यों आया है, उसका वाई ढूंढोगे, तो पहला तो ये काम करना है आपको, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो बहुत ज़रूरी है, जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेशेंट का रिएक्शन, जो आपको 100% क्योर देगा ही देगा। वो एंट्री पॉइंट होगा, वो आपको क्योर देगा ही देगा, चाहे आप कुछ भी करें। जब भी कोई मरीज आपके पास आता है तो ये नोटिस करिए कि वो बीमारी में कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो बीमारी में जैसा रिएक्शन दे रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार को ये भी झूठ बोल देगा पेशेंट कि मैं जो है वाई भी, उसका कंसर्न भी एक बार को झूठ हो सकता है, पर उसका जो रिएक्शन है वो कभी झूठ नहीं होता, वो 100% जो है ट्रूथ होता है। कैसे, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक केस ऑस्टियोआर्थराइटिस का चल रहा था। तो पेशेंट आई और बोलती कि भैया बस ये मेरी जो प्रॉब्लम है ये ठीक कर दीजिए, इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए। और बार बार उसने ये रिपीट कर रही थी। तो हमें सिखाया जाता है कि केस टेकिंग में जिस पे पेशेंट ज़्यादा जोर दे के बोले, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोले, उसको जो है हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो पेशेंट का एक ही चीज़ थी, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, कैरी डिजायर टू बी फास्ट। तो हमने रूब्रिक कंसीडर करा बाकी चीज़ों के साथ और हमने उसको मेडिसिन दी, पर 2 महीने तक कोई आराम नहीं था। अब पेशेंट 2 महीने बाद भी उसी कंडीशन पे था। तो फिर पूछा कि भाई अच्छा, मतलब बोल तो रहा है पेशेंट बार बार, तब भी यही बोल रहा कि भैया इसे जल्दी ठीक कर दो, पर ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी ये तकलीफ होती है क्या करती हो आप, कैसे मैनेज करती हो? तो उसने सिंपल से बोला, भैया जब मुझे दर्द होता है ना तो मैं बेबी स्टेप लेके चलती हूँ और धीरे धीरे चलती हूँ, और जैसे ही दर्द मेरा आराम हो जाता है या दर्द नहीं होता है तो मैं अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलती हूँ। अब आप ये देखिए कि पेशेंट तो बोल रहा है कि कैरी डिजायर टू बी फास्ट, कि मुझे जल्दी ठीक करिए, पर रिएक्शन में क्या कर रहा है वो? रिएक्शन में कर रहा है कैरी डिजायर टू बी स्लोली, कि मुझे तकलीफ के दौरान आराम आराम से चलना है। तो यह क्या है, पेशेंट के कहने का तरीका कुछ और है, पर जो उसका रिएक्शन है वो सच है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमको वो रिएक्शन पकड़ना है।
जिस दिन हम ये रिएक्शन समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम ये जान लेंगे कि पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है, पेशेंट के अंदर क्या चीज़ है जो हमें पकड़नी है, उस दिन हमारे केसेस बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। और मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि अगर आप सही से पकड़ते हैं तो 3 या 4 रूब्रिक के बाद आपको 5वें रूब्रिक की जरूरत रेयर ही पड़ती है। आपको इसी में आपकी रेमेडी निकल आएगी और वो आपको रिजल्ट भी क्विक देगी। ठीक है, तो टोटलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके हेड से लेके टो तक सारे सिम्टम लेने हैं। टोटलिटी का मतलब ये है कि पेशेंट का जो फीलिंग है, जो उसका रिएक्शन है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीमारियां तो लगभग एक जैसी मिलेंगी आपको, एक बीमारी के कई मरीज मिल जाएंगे, पर उस बीमारी में हर मरीज का रिएक्शन अलग अलग होगा और वही रिएक्शन हमें मेडिसिन तक पहुंचाएगा, उस मेडिसिन से हम क्योर तक पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। इस टॉपिक पर मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि और हम क्या कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।